हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी 2026 का जो है आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जो नया एग्ज़ाम डेट है ये 27 अप्रैल का जो है आप लोगों का पहला पेपर होने जा रहा है। अर्थात 27 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम होगा और मई में अंत तक चलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो है आप लोगों के पास एग्ज़ाम डेट आ चुका है और मात्र अब जो है आप लोगों के पास 15 दिनों का समय बच चुका है अंतिम के। अगर आपको इन 15 दिन में बेहतर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो पूरी जी जान लगानी होगी मेरे साथ। क्योंकि मैं जो है यहाँ पे, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए स्पेशल ही क्लास सुबह और शाम यहाँ पे करा रहा हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री जो है क्लासेज मिलेंगे। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं कवर, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप इस क्लास को अंत तक देख लो। 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। अब बात किया जाए यहाँ पे कि इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो ये एक प्रॉपर मॉडल पेपर रहेगा आपके लिए, जिसमें हम लोग एक पेपर जो होता है वह करने वाले हैं। जैसे 27 अप्रैल का जो आप लोगों का पेपर आएगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, आप लोगों का जीके और हिंदी, तो ये सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। और आप लोग इस क्लास को करोगे तो बहुत बहुत जो है मनोबल आपका हाई रहेगा और 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहे कि बुद्ध देव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध जो है वादक हैं। आपको टेस्ट के तौर पे हर एक मॉडल्स जो है सेट को रखना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तरीका आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से दें। तो बुद्धदेव जो है दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध जो है वादक थे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सरोद के, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। काला घोड़ा काला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ जो है आयोजित किया जाता है। ये जो प्रश्न है आपको सिलेक्शन दिलाने वाला प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को स्टार लगा के रखिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो प्रोवाइड हो जाता है मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ से आप आसानी से इस जो है प्रश्नों को कर सकते हैं। तो काला घोड़ा काला उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जिन्होंने बताया दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मुंबई में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कि चोल चोल शासकों की आय क्या जो है मुख्य जो है साधन थी। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या थी, तो आपको बताना है चोल शासकों की मुख्य साधन। आप चारों ही ऑप्शन पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद से आपको जो भी राइट उत्तर लग रहा है कमेंट बॉक्स में गलत या सही बताने की कोशिश करेंगे, तो ही आप एग्जाम हॉल को सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि जो भी आपकी गलती होगी आप यहाँ पे सुधार सकते हो। तो भूमिकर से जो है इनका मुख्य आय आता था जो है चोल शासकों का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो है यहाँ पे देखना है। कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन आपके सामने चार। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित कब किए गए थे, तो जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1930 में, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए जो प्रश्न का लेवल है
यही प्रश्न के लेवल आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है। और 100% है कि आप अगर जो भी आज से समय है आप लोगों के पास 25 दिन का, अगर आप यहाँ पे दे देते हैं रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो 100% आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6। और छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो कुतुब ऐबक जो है आप लोग को बताना है दास वंश की स्थापना की है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न स्टार लगा लीजिएगा, ये आपके एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि जो है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिन्होंने बताया है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी का पूर्ण रूप बताना है। कुल मिला के आपसे सवाल यहाँ से पूछा है जीएसटी का पूर्ण रूप, ठीक है। हमें ऊपर से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, पर पूछ देगा जीएसटी कौन सा कर है, तो ये भी आप लोगों को प्रश्न में ध्यान रखना है, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि घातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? घातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, गलत हो या सही हो, इससे कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। अब बात किया जाए 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोगों का राइट उत्तर आएगा पेरिस, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता की थी, मतलब महात्मा गांधी ने कौन से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कहाँ की, ये आपको बताना है। बात कीजिए 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बेलगांव का जो है महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, आपका राइट उत्तर है। गीत गोविंद किसने लिखा? गीत गोविंद किसने लिखा है? स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद किसने लिखा? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जयदेव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब जो है घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा विश्व सांची स्तूप किस धरोहर स्तूप स्थल कब जो है घोषित किया गया था? तो आप लोगों को याद रखना 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो महात्मा गांधी आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी जो है भाषाएं हैं। वर्तमान में आप लोगों को बताना है कि 8वीं अनुसूची में भारत की जो संविधान है इसमें कितने जो है भाषाएं हैं। तो जिन्होंने बताया है कि 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी 22 भाषा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो है कार्यकाल कितना होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है। तो जिन्होंने बताया है 2 वर्ष के लिए होता है। तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में किया गया था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1656 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहली मुंबई प्रेसिडेंसी की जो है स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में पहली मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पीर बुधान त्योहार भारत के किस जो है राज्य में मनाया जाता है। पीर बुधान त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है मध्य प्रदेश उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। तो 2007 जो है जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वें पे आ चुके हैं और 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताना है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर एमिनो एसिड में उनका बिल्कुल राइट उत्तर है एमिनो एसिड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पंचायती राज जो है स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23। कुल मिला के पंचायती राज किस जो है आर्टिकल में है ये आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो आपको मालूम है कि ये आर्टिकल 40 है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में राज्य पुनर्गठन की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 में ये पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है 1950 में, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में जो है पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 और 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे 1919 में बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विकल्प चुना गया। भारत के किस पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विकल्प चुना गया। तो आपको याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब जो है लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 1 जो है जुलाई 2017। 1 जुलाई आपको याद रखना है, अगस्त नहीं जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे।
और आप लोगों को याद रखना है कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है ये आप लोगों को धारापुरी द्वीप में है, घारापुरी घारापुरी द्वीप। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस राज्य में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया गया है। निम्न में से किस राज्य में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित किया गया है। तो जिन्होंने बताया 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कनिष्क बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जो है सबसे अधिक वाला राज्य है। भारत के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे होना चाहिए, जनसंख्या यहाँ पे छूट गया है, तो ये उत्तर प्रदेश कर लेना है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए यहाँ से आपका टॉपिक चेंज होता है, अब जो है ये करेंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंट अफेयर भी, आपके 4 से 5 क्वेश्चन केवल और केवल करेंट अफेयर का रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो हम लोग 10 करेंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। तो विज्ञान शिखर सम्मेलन जो है आपको याद रखना है कि ये हुआ था आपका दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट बियजक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है। तो ये मनाया है सीमा सड़क संगठन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को जो है इंटरपोल एशियाई जो है समिति का जो है सदस्य चुना गया है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 5वें राज्यसभा सम्मेलन का जो है उद्घाटन किस शहर में हुआ। 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो जिन्होंने बताया चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है गांधीनगर गुजरात, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का जो है किताब किसने जीता। तो दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का जो किताब है ये सेंट्रल जोन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा जो है पदक जीता। फटाफट से बताएंगे आप लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है रजक पदक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि IA मड्डी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो जिन्होंने बताया है कि 63वां रैंक है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किस देश के मध्य होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में हुआ है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना है, रूस में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 21वीं G20 समिट का जो है आयोजन किस देश में होगा। तो 21वां जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा ये कहाँ पे होगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अमेरिका में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है करेंट अफेयर भी हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अब जो है यहाँ से गणित के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग एक बार सभी लोग जो है जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया था तो प्लीज़ जो है आप क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार शेयर लगा देंगे ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। चलिएगा, पहला प्रश्न गणित का प्रश्न है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है, लेकिन 28% का जो है वजन उपयोग करता है, कम वजन उपयोग करता है। ठीक है, मतलब आपको तो कह रहा है कि भाई साहब हम हानि पे बेच रहे हैं 82%, पर वजन में उसने जो है आपको कम दिया है, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है SSC GD का, और कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें ये प्रश्न न पूछा जाए इस टाइप का। तो स्टार लगा लीजिएगा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, एक होता है CP क्रय मूल्य, एक होता है SP, ठीक है, विक्रय मूल्य। इसने कहा कि भाई साहब कोई सामान है,
हमने बोला कि भाई साहब कोई भी सामान है उसका दाम जो है परसेंटेज में हमेशा हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसने कहा कि इस पे भाई साहब 82% का छूट दे दो, अगर कोई खरीद रहा है तो आप इसमें से 82% के हानि पे बेचोगे, यानी कि 18 रुपये में आप उसको दोगे तो आपको 82 का हानि हो जाएगा 100 का खरीद के। इसने क्या कहा कि लेकिन 18% कम वजन तौला गया, मतलब अगर आप मान के चलो कि 100 ग्राम कोई सामान किने हो तो आपको भाई साहब 88% 28% कम मिलेगा, यानी कि वो जो सामान है आपको 72 ही दिया गया है, ठीक है। मतलब जो देने वाला है वो आपको तो कह रहा है कि हम 100% दे दिए भाई साहब, जितना आप किने हो 1 किलो किने हो तो 1 केजी आपको दिए हैं, पर 1 केजी की जगह पर ये 72 ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 18 के पहाड़े में इसका जो है गुणा कर लो, यहाँ पे या कट रहा है तो कटा देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, गुणा करके कटाओ या पहले कटा दो, आसान रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 18 चौके 72, 18 कम है 18, यानी कि 4:1। मतलब कीने हैं आपने 4 में और यहाँ पे बेच रहे हो 1 में। तो इसने कहा है इसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएंगे। अब देखिएगा कि अगर आप 4 रुपये में कोई सामान खरीदोगे 1 रुपये में बेचोगे तो आपको तो बिल्कुल हानि हो जाएगा 1 रुपये का, कितने पर, तो 1 रुपये का हानि हो रहा है कितने पर, 4 रुपये पर गुणे। अब देखिएगा हानि हो रहा है ना, तो यहाँ से कितने का हानि हुआ है ये हम निकालेंगे, 3 रुपया का हानि हुआ है, तो 1/4 3/4 गुणे 100, यहाँ पे पूछा हुआ है हानि या लाभ, तो हमें तो 4 से 1 हो रहा है तो 3 का हम हानि कर रहे हैं, 25 चौका 100, 25 तिया 75% का हानि। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं की आय का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है, 12 वर्ष बाद जो है इनका अनुपात इतना हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु जो है क्या है ये आप लोगों को बताना है। अब जो है देखिएगा बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इसके 2 तरीके होते हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका मालूम है आप उससे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक जो है यहाँ पे दिया है कि भाई साहब 7:8 है, ठीक है। कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं जिनके आयु का अनुपात 7:8 है, ठीक है। एक बार यहाँ पे बोला गया, फिर कह रहा है कि 12 वर्ष बाद में जो है ये अनुपात 9:10 हो जाता है, ठीक है। ये कब हो रहा है, 12 वर्ष बाद। अब मैंने यहाँ पे समझने वाली ये बात देखा, यहाँ पे जब देखा तो 7 से 9 हो गया, यानी कि 2 का अंतर है। यहाँ पे 8 से 10, यानी कि यहाँ पे भी 2 का अंतर है। बात आप समझिएगा, यहाँ पे तो समान अंतर बढ़ रहा है, अगर दोनों समान है तो आप सीधा सीधी यहाँ पे वर्ष कितना लगाया गया है इसके बराबर में कर दोगे 12, यानी कि 2 का वैल्यू यहाँ पे 12, यानी कि 6 वर्ष, यानी 1 का वैल्यू 6 वर्ष है। इसने पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु 7:8, तो 7 जो है 7 में 6 से गुणा करेंगे, 7 छक्का 42, 42 आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए, और फिर से 6 से गुणा कर दोगे, 8 छक्के 48, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वर्तमान में 7 8 है और इसको x मान लेते हैं, और थोड़ा सा लंबा जाता है, 12 वर्ष बाद यहाँ पे 12 कर लोगे, बराबर में हो जाएगा आपका कितना, तो 9:10, यानी 9/10, फिर इसका तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, वही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाइप सी एक जो है टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा जो है पाइप डी जो है इस टैंक को 40 घंटा में भर सकता है। टैंक जो है पाइप सी और डी दोनों मिलकर इस जो है टैंक को कितने देर में भरेंगे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक है सी और एक है आपका डी। जैसे अगर आप देखोगे तो ये 12 घंटा में भर रहा है, ये 40 घंटा में भर रहा है, तो 12 और 40 का लसा कितना हो जाएगा, आप कहिएगा कि ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। 12 के पहाड़े में 12 दहाका और 12 तिहाई, यही होगा, कहिएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसने कहा क्या है कि दोनों पाइप मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए, ये तो 1 घंटा में 10, ये 3, तो ये हो जाएगा टोटल जो है 13। ए और बी मिलकर कितना भरेंगे 1 घंटा में, आप कहिएगा 13 यूनिट। और टोटल टैंक में कितना पानी अटेगा 120, तो 120/13 जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 120/13 हावर्स जो है लगेगा इस पूरे के पूरे टैंक को भरने में। आशा करता हूँ कि आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की जो है त्रिज्या यहाँ पे 7 सेमी और जो है यहाँ पे ऊंचाई 9.5 सेमी है। तो बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई
आर एच, यही होता है फॉर्मूला। आपको याद होगा तो बिल्कुल आप इसको आसानी से कर सकते हो। पाई के वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 7 और एच का वैल्यू 9.5। अब यहाँ से आप गुणा कर दो, 7 से 7 खत्म, 2 दूना का 4, 4 5 20 का यहाँ पे हो जाएगा 0, जो कि दशमलव के बाद है तो इसका तो कोई वैल्यू का मतलब नहीं बनता है। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, 22 दूना 44, 44 से गुणा कर लो। यहाँ पे 44 से गुणा कर लोगे, 5 0, 4 5 20, 2 22। तो यहाँ पे गुणा करोगे, 9 5 45 के 5, 9 चौके 36 के 6, और 9 चौके 36 और 3 39, यानी कुल मिला के आ जाएगा 8, 1 और यहाँ पे 4, 418 आपका बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि 73,000 की राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 महीने के साधारण ब्याज पर कितना जो है यहाँ पर मिलने वाला है, ये आपको बताना है। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है 10 माह, गुणे दर, दर कितना दिया है 13 दूना 26 और 1 27। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 13 गुणांक 1/2 लिखा है तो 27 बटा क्या होता है सूत्र 100। तो मूलधन गुणे समय देखिएगा 10 माह है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा वर्ष में लाना है तो 12 से गुणा, और यहाँ पे देखिएगा 13 दूना 26 और 1 27 बटा आपको लिखना पड़ेगा 2। अब इसी को बना लो आप आसानी से, आप यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दो, ये जो है क्या हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में काट दो, 2 के पहाड़े में या काट दो, 2 के पहाड़े में 10, 3 के पहाड़े में ये 4, 3 के पहाड़े में ये 9। अब जो है यहाँ पे देख लो कितना बच रहा है, नीचे 4, ऊपर कितना हो रहा है, यहाँ पे बोला गया है कितना होगा, तो 9 5 45, 45 से 73 में गुणा करो, 45 और 73, 3 5 15, 3 चौके 12 और 1 13, 7 5 35 के बाद 7 चौके 28 और 3 31। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 3 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 88 और बट्टा में आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ से जो है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 4 8 32, फिर 4 दूना 8, फिर 4 एक में 4, यानी कि 821, जो कि लमसम आप देखोगे तो यहाँ पे 821, यानी कि यहाँ पे 811 जो दिया है लमसम में इसका वैल्यू आएगा, लगभग यहाँ पे लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे विभाजित करने पर एक शेष बचे। तो इस तरीके के प्रश्न में आप हमेशा ही इसका एलसीएम लिखा लोगे, 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 420, इसका एलसीएम आप लिखा लो 420 आएगा। और एक शेष लाना है, तो जो भी शेष लाना है इसमें आप जोड़ दोगे तो 421 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना था इसमें। अगला प्रश्न है कि देखिए रीजनिंग का प्रश्न है कि एक 3 निश्चित प्रकार की समान संख्याएं हैं और एक जो है अलग है, अलग वाले शब्द का जो है चयन करना है। ये रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। अब रीजनिंग में जो है आप लोगों को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आउट ऑफ जो है मतलब नंबर लाना पड़ेगा, 20/20 जो है आपको करना पड़ेगा। अब देखिए बिल्कुल इजी है, देखिए ओ होता है 15, यहाँ पे 9 हो गया -3, यहाँ पे देखिए एच होता है 8 और के होता है 11 यानी 3, एल 12 3 15, यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया पहले, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 20 से 3, पर यहाँ पे 3 नहीं जोड़ा गया है, 15 से 9 लिख रहा है, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, ये अलग हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है। दिया गया जो है श्रृंखला, इसमें यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। अब देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप थोड़े से जो है अच्छे तरीके से देखेंगे, 4 से 11 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 19 लिखा है कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे देखिए 31 लिखा है 12, यहाँ पे देखिए 52, 21 हो जाएगा, यहाँ पे 89 देखिए 7 और यहाँ पे 3, 37। इसके आगे क्या हो जाएगा, पहले देखिए यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से कितना हो रहा है 9, यहाँ से कितना 16, देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, यानी कि इसके आगे आपको 5 का स्क्वायर 25 जो है जोड़ देना है। तो 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6, 62 जो है आप लोगों को, 9 2 11
और 814 1 15, यानी कि 151 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जे के की माँ है। अच्छा जी, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, देखिएगा ब्लड रिलेशन तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम का। जे के की माँ है, जे जो है जे, ये माँ है किसकी, के की माँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के एल का पिता है, के कौन है, एल का पिता, एल का पिता है कौन, एल का पिता है के, ठीक है, पिता हो गया इसका। एम जे का पुत्र है, एम कौन है, जे का पुत्र, जे का पुत्र है एम, एम जे का पुत्र है, जे का पुत्र एक कोई है एम, ठीक है, पुत्र है। एम एल से किस प्रकार संबंधित है, एम एल से, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, इसका ये भी बेटा है, ये भी बेटा है, तो एल का ये, तो एल का ये जे बेटा हुआ, और एल का देखिए, एल का ये के बाप हुआ, और एम उसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं, पापा का भाई कौन होता है, चाचा। एक निश्चित गुण भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ लिया है। और कोडिंग डिकोडिंग का अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से क्लासेज किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे बेहतर तरीके से। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे P का लिखा हुआ है भी, तो P होता है 16 पे, V होता है आपके 22 पे। पहले तो आप देखोगे यहाँ पे 6 प्लस किया गया, पहला अक्षर हमने देखा, और पहला अक्षर यहाँ पे देखोगे तो अलग अलग नहीं है, एक तो ओ मिल रहा है, तो पहले अक्षर को हम चेक करते हैं क्या होता है, N होता है 9 पे, 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 पे कौन सा अक्षर होता है ओ, यानी कि ये वाला और ये वाला सही है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। दूसरा अक्षर चेक करते हैं, ई का भी लिखा है, तो ई होता है 5 पे, भी होता है 22 पे, ये तो 5 और 22 27 हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया। अब हमें पता चल गया कि अपोजिट दूसरा वाला अक्षर लिखा गया है, यहाँ पे तो ओ आएगा, ओ हो गया है। और दूसरा अक्षर एन का अपोजिट क्या होता है, तो एम होता है, तो ये भी गलत हो गया, एन का अपोजिट हम लिख देंगे एम। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है कि जो है जे का एन आई एल एम ये लिखा हुआ है, तो इसका जो है वैल्यू यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। और ये मैं चाहता हूँ कि आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन रहे, और सभी लोगों का जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग का प्रश्न है, सभी लोग जो है इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया था तो लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।